हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जी के विद के खंडेलवाल पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा साउंड वेव के, यानी इसके अंदर होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इससे पहले हमने क्या है कि दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसे लाइट जाने की वजह से जिसे हम छोटा सा ही शूट कर पाए थे। उसके अंदर हमने बताया कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं और तरंग किसे कहते हैं। उसमें हमने क्या है कि मेनली बता दिया कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तरंग दो प्रकार की होती है दोस्तों, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। उसके अंदर हमने बताया था कि मैकेनिकल में फिर से दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है दोस्तों, अनुदैर्ध्य, वही होती है हमारी साउंड वेव। तो उसके अंदर हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक होगा वो होगा ध्वनि के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जिसे हम कहेंगे कि ध्वनि के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के अभिलक्षण। इसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक यूँ संरचना ले लेते हैं। ये हमारी ध्वनि की जो ध्वनि है वो उत्पन्न हो रही है, उसके अंदर कंपन है वो किस प्रकार हो रहे हैं, और वो उसकी एक संरचना है। जैसे ध्वनि का संचरण है वो इस टाइप में हो रहा है, और ये कंपनों का यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये माध्यम का विक्षेपण हो रहा है कंपनों के कारण। तो ये जो माध्यम का विक्षोभन हो रहा है, तो ये यहाँ पर विक्षोभ हो रही है, तो ऊपर की ओर जहाँ पर विक्षोभ हो रही है वो कहलाता है श्रृंग। ये कराएगा श्रृंग, मतलब ये जो श्रृंग है दोस्तों, जिसे हम क्रस्ट बोल देते हैं, इसे हम सी से डिनोट करेंगे क्रस्ट। और ये नीचे ग्रत होता है, ये ग्रत, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, इसे इंग्लिश में ट्रफ कहते हैं। ये भी हमारा ग्रत होगा। ये पिछले वीडियो में हम बता भी चुके हैं और फिर से बता देते हैं। जो ऊपर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो ऊपर है इसके अंदर यहाँ पर संपीड़न ज़्यादा है, मतलब दाब ज़्यादा है। यहाँ पर संपीड़न है, यहाँ पर विरलन है, यानी कि यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ पर रेरफेक्शन है। तो ये हमने पिछले वीडियो में वैसे तो बता दिया है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये श्रृंग है, और इस श्रृंग के बीच की दूरी हमारी लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ये हमने वैसे पिछले वीडियो में बता भी दिया है, लेकिन आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि ये आपके सामने जो वेव है वो किस प्रकार उत्पन्न हो रही है और उसकी क्या क्या फंक्शन है, वो सब इसके अंदर बताया गया है। तो हमारे जो पहला कैरेक्टर होगा उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर के ऊपर कि जो साउंड वेव है उसका पहला कैरेक्टर क्या होता है। उसके अंदर सबसे पहले होती है दोस्तों साउंड वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलेंगे दोस्तों हम आवृत्ति। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे हम, आवृत्ति। और आवृत्ति हम किसे कहते हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे अब इधर। जैसे एकांक समय में तय की उत्पन्न दोलन, या फिर जो है दोलन या कंपनों की संख्या हमारी आवृत्ति कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, एकांक समय में उत्पन्न दोलन या कंपनों की संख्या। दोस्तों एकांक समय में कितने दोलन है उत्पन्न हुए, और ये जो हमारे सामने ये आपको दोलन और ये दिखाई दे रहे हैं ये कंपन। तो एकांक समय में कितने दोलन या कंपन उत्पन्न हुए, वही हमारी क्या होती है दोस्तों, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे हम क्या है कि दोस्तों हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। और इसका अगर हम सिंबल लिखेंगे, इसका मात्रक तो लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, इसका मात्रक तो हर्ट्ज होगा, और इसका जो सिंबल होगा उसे न्यू से डिनोट करते हैं हम। न्यू, इसे न्यू यानी वी की तरह ही लिखा जाता है, इसे न्यू से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर पर होगा हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड
जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयाम। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको आयाम क्या होता है। तो ये जो हमारा जो माध्यम है दोस्तों, ये माध्यम है, तो इस माध्यम का अधिकतम विक्षोभ ही क्या कहलाता है, हमारा आयाम कहलाता है। ये देखिएगा, ये विक्षोभ हो रहा है, ये हमारा ये विक्षोभ हो रहा है, ये जिसे ये है, ये विक्षोभ ही है हमारा ये। तो यहाँ से ये जो दूरी होगी जिसे हमने जैसे ए से डिनोट कर दिया, तो यही हमारा आयाम होगा। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, माध्यम में कंपनों से उत्पन्न अधिकतम विक्षोभ या विस्थापन, ये माध्यम में अधिकतम जो ये विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, वही क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड होगा, जिसका मात्रक हम एम से लेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड ये देखेगा ये दूरी को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम एम से ही इसे डिनोट करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे सामने होगा दोस्तों वेग, वेग यानी वेलोसिटी, वेग। वेग के अंदर क्या होता है दोस्तों, एकांक समय में किसी क्षेत्र से गुजरने वाले दोलनों की संख्या, मतलब एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र से कितने दोलन गुजरेंगे, वही हमारा क्या होगा, वेग। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वेग क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो मतलब एकांक क्षेत्र से एकांक समय, तो दूरी भी आ गई और समय, एकांक क्षेत्र से एकांक समय में एकांक क्षेत्र से गुजरे गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है हमारी दोस्तों, वो कहलाती है हमारी वेग, यानी उसे ही हम क्या कहेंगे, वेग का तरंग। तो इसे हम क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय से डिनोट करते हैं, तो इसे हम लिख देंगे d/t। ये हमारा हो गया वेग, आप सबको पता है, और इसका मात्रक मीटर में ही होगा। तो वैसे डेफिनेशन मैं आपको बोलकर ही बता देता हूँ, जैसे एकांक समय में एक किसी निश्चित क्षेत्र से जो जितनी दूरी तय की जाती है, या फिर किसी क्षेत्र से एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, हमारा वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। चौथे नंबर पर हम ले लेते हैं अब दोस्तों आवर्तकाल, जिसे हम कह देते हैं टाइम पीरियड। इसे हम हिंदी में बोलेंगे आवृतकाल। इसे हम मीटर से डिनोट करेंगे वेग को दोस्तों। आवर्तकाल में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ये जो दो श्रृंग है, एक और एक ये, या दो वृत्त हैं, ये दो वृत्त हैं, इसको जो किसी क्षेत्र से गुजरने में जो समय लगेगा, मान लीजिए कोई भी एक क्षेत्र है, उससे एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने में जो समय लगेगा, वही हमारा आवर्तकाल होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा एक दोलन को पूरा करने में लगा टाइम भी हमारा क्या होगा, आवर्तकाल। जैसे ये यहाँ से चला है और ये यहाँ से चलकर यहाँ और यहाँ, ये हमारा एक से लेकर ये यहाँ चला, ये यहाँ आया, फिर या आप ये समझो कि 2 से चलकर और 8 तक, ये 6 तक वापस चला जाए, यूं चलकर यूं, तो ये हमारा एक आवर्तकाल हो गया। तो यह डेफिनेशन आप लिखने की जरूरत नहीं है, या तो दो श्रृंग या दो वृत्तों को किसी किसी क्षेत्र से गुजरने में जो लगा टाइम होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल। या फिर जो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है हमारा, जो एक दोलन यहाँ से यहाँ, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। तो आवर्तकाल हो गया। अब दोस्तों आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ है समानताएं पाई जाती हैं इनके अंदर कुछ। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबर होता है 1 आवर्तकाल। और इसे हम 1/t से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को हम क्या है, t से भी डिनोट कर सकते हैं। और आवर्तकाल का क्या होता है दोस्तों, टाइम। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक जो तरंग है उसकी जैसे हम जो तरंग है उसका वेग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो वो कैसे बनेगा,
तो सबसे पहले तो हम वेग का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो वेग का फॉर्मूला आपके सामने ये है, v बराबर होता है d/t। ये आपको पहले से ही पता है कि वेग होता है दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, तो दोस्तों बीच में एक बार लाइट चली गई थी, तो अब देखिएगा कि यहाँ पर दूरी हमारी क्या होती है, v बराबर होता है d/t, यानी कि दूरी बटे में विस्थापन। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, d/t है तो d हमारी दूरी, यहाँ पर जो वेव होती है उसके अंदर क्या होती है, दूरी सरंग से लेकर सरंग के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, जिसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो इसे d को हम क्या करेंगे, लेमडा से डिनोट करेंगे। तो v यहाँ से v बराबर हो जाएगा λ/t। तो λ/t हो जाएगा। और यहाँ पर एक समानता देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है 1/आवर्तकाल के बराबर। तो यहाँ पर हम एक मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। और ये 1/t क्या होता है दोस्तों, 1/t होता है हमारा f यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारा v बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा यानी कि वेवलेंथ, और ये हो जाएगा न्यू, इसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेग का, जो ध्वनि तरंगों का वेग होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार आता है। वेग बराबर होता है वेवलेंथ इनटू आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बनकर आया आपके सामने, ये दोस्तों क्या होगा, ये होगा जो वेग ज्ञात करना है ध्वनि तरंग का हमें, तो इससे यहाँ पर हम ध्वनि तरंग का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी के ऊपर हम इसे अब हम इरेज कर देते हैं। जैसे हमने कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे ध्वनि है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ध्वनि तरंग है वो किसी माध्यम में उसकी जो तरंग दैर्घ्यता है, तरंग दैर्घ्यता यानी कि वेवलेंथ, वेव लेंथ, उस ध्वनि तरंग की जो वेवलेंथ है वो है 2 मीटर। ये तो हो गई उस ध्वनि की वेवलेंथ। और अब हम देखते हैं उसी तरंग, ध्वनि की वेवलेंथ हो गई। अब हम देखते हैं कि उसी जो तरंग है उसी माध्यम में उसके जो आवृत्ति है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति वो है 2 किलोहर्ट्ज। तो हमें वेग ज्ञात करना है, वेग यानी वेलोसिटी। तो इसको हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर उतार कर उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे v बराबर होता है λ/न्यू, इसे हम न्यू से डिनोट करते हैं, वो यहाँ पर दे रखा है, न्यू आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं। अब वेग बराबर हम क्या करेंगे, लेमडा यानी तरंग, जो तरंग दैर्घ्यता है यानी वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमारे, 2 मीटर। तो हमेशा दोस्तों क्या होता है, जो मीटर है उसे क्या करेंगे हम, यू का यू यहाँ पर उतार देंगे। ये हो गई हमारी जो तरंग दैर्घ्यता की वेवलेंथ है वो 2 मीटर हो गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, आवृत्ति है वो 2 किलोहर्ट्ज है। तो क्या होता है दोस्तों, किलोहर्ट्ज को क्या है कि हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 तो 1 हो गया और ये 2 है तो इसे हम 2 लिख देंगे, मतलब ये 2000। तो v बराबर हमारा 2 दूनी 4, 4000 मीटर प्रति सेकंड। इस ध्वनि की तरंग की चाल है, इस ध्वनि की चाल होगी वो 4000 मीटर प्रति सेकंड से होगी, मतलब उसका वेग होगा ध्वनि का। अगर तरंग दैर्घ्यता की वेवलेंथ 2 मीटर है और आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज हर्ट्ज है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, जो सॉरी दोस्तों उसका जो वेग होगा वो होगा 4000 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब है वो हम वेव के कुछ आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि साउंड का एक भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो चलिए हम और देखते हैं इसी के बारे में, वेव के बारे में। अभी इसके अंदर हमें सोनार पढ़ना है, सोनार उपकरण होते हैं, इसका परावर्तन पढ़ना है और इसका अनुरणन पढ़ना है। मतलब अभी तो इसमें बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। और इसका आवृत्ति के हिसाब से जो इसका डिवाइडेशन किया गया है वेवलेंथ का, सॉरी दोस्तों वेव का, वो भी हमें पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं।
अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, पहले नंबर पर तो पढ़ेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी को हम कहते हैं तीव्रता। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे लाउडनेस यानी प्रबलता। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे पिच यानी तारत्व। और फिर हम चौथे नंबर पर पढ़ेंगे इसका रिवर्ब्रेशन यानी अनुरणन। फिर हम पढ़ेंगे इसका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो अभी तो इतनी चीज़ों के बारे में हमें इसके बारे में साउंड के टॉपिक में और भी जानना है। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें एक बार बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तीव्रता क्या होती है दोस्तों? किसी एकांक समय में किसी निश्चित बिंदु है उससे कितनी ध्वनि तरंगें गुजर रही हैं, वही हमारी क्या होती है? इंटेंसिटी। यानी उसकी तीव्रता कितनी तेज होगी वो उसी पर निर्भर करेगा। और इसका मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है डेसिबल, जिसे हम डीबी भी कह देते हैं, जो कि हमारे WHO ने जो हमारी जो ध्वनि प्रदूषण का मात्रक बता रखा है वो बता रखा है कि 85 dB। यानी अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा की तेज़ तीव्रता की ध्वनि है तो वो हमें सुननी नहीं चाहिए, वो ध्वनि प्रदूषण में आएगी, वो हमारे शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती है। और हमारी जो आम बोलचाल की जो ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है वो 30 से 60 dB के बीच की होती है। यानी 30 से 60 डेसिबल की जो हमारी ध्वनि होती है वो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं। और इससे ऊपर की जो तेज साउंड होती है उसे हमारे शरीर को सुनना हानिकारक होता है और उसे हमें सुनना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारी तीव्रता हो गई। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों लाउडनेस, तारत्व। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें तारत्व को ले लेते हैं, तब उसके बाद हम क्या है कि लाउडनेस को पढ़ेंगे। तारत्व क्या होता है दोस्तों? पिच, आवाज का मोटा व पतला होना। आवाज का मोटा व पतला होना ही तारत्व पर निर्भर करता है। मेन इसकी डेफिनेशन होगी तारत्व की, वो एक ही होगी कि या तो आवाज का मोटा होना या पतला होना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवाज का मोटा होना और पतला होना किस पर निर्भर करता है, तो वह तारत्व पर करता है। और दूसरी बात पूछी जाती है दोस्तों, वो पूछी जाती है कि तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो तारत्व दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो तारत्व भी ज्यादा होगा, अगर आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो तारत्व है वो आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। कैसे दोस्तों? जैसे ये कोई तरंग है, उसकी आवृत्ति हम देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की है, और एक तरंग है इसकी आवृत्ति है कुछ इस प्रकार की है। तो दोस्तों देखिएगा इसके अंदर आवृत्ति ज़्यादा है, इसके अंदर आवृत्ति कम है। मतलब इसे किसी निश्चित समय में एक निश्चित समय में, एकांक समय में तय किए गए दोलन कितने हैं, इतने समय में यहाँ पर इतने दोलन हो गए, यहाँ पर देखिएगा कितने कम दोलन हुए। यही आवृत्ति की डेफिनेशन होती है। तो मतलब इनकी आवृत्ति ज़्यादा होगी दोलनों की और इनकी आवृत्ति कम होती है, तो मतलब जिसकी आवाज़ मोटी होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, जिसकी आवाज़ पतली होगी दोस्तों उसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर मेन क्या होता है? तारत्व। तारत्व का मतलब होता है मोटा व पतला होना आवाज़ का। तो जिसकी जितनी पतली आवाज़ होती है दोस्तों उसका उतना ही तारत्व अधिक होता है, जिसकी पतली आवाज़ होती है उसका तारत्व अधिक होगा, और जिसकी मोटी आवाज़ होती है उसका तारत्व कम होगा। ये आपको मेन याद रखना है कि तारत्व अगर ज़्यादा है तो सोच लीजिएगा कि आवाज़ पतली होगी, तारत्व कम है तो आवाज़ क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा। उसका तारत्व कम है तो आवाज़ मोटी होगी। तो ये है आपका मेन डिफरेंस। जैसे मच्छर की आवाज़ होती है उसका तारत्व कुछ, उसकी आवृत्ति कुछ इस प्रकार की होती है, मतलब उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है मच्छर की,
तो उसका क्या है कि तारतम्य अधिक होगा तो उसकी आवाज़ पतली होगी और उसकी आवाज़ उतनी ही तीक्ष्ण होगी। तो उसकी आवाज़ दोस्तों तीक्ष्ण हमें सुनाई देगी, यानी पेन्नी आवाज़। तो मच्छर की आवाज़ पेन्नी होती है और महिलाओं की भी आवाज़ पेन्नी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उनका तारतम्य अधिक होता है और जबकि पुरुषों का तारतम्य कम होता है। अब हम लाउडनेस को अब पढ़ेंगे, जिससे कि हमें क्या होता है तारतम्य और इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो अब पता लगेगा। इसमें हमने बताया कि आवृत्ति ज्यादा होती है। तो लाउडनेस के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो हमारी आवाज है तो वो उसका ज्यादा या कम सुनाई देना, आवाज का ज्यादा या कम सुनाई देना ही लाउडनेस कहलाता है। लाउडनेस दोस्तों हमारी कानों की संवेदनशीलता के ऊपर भी असर डालता है। जैसे कंपन होते हैं ध्वनि के, वो हमारे कान के अंदर जो संवेदना उत्पन्न करते हैं उसी के प्रभाव से हमें दोस्तों कुछ सुनाई देता है। तो ये जो प्रबलता होती है ये हर मनुष्य के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि पता नहीं उसके कान किस प्रकार से काम कर रहे हो। तो ये जो लाउडनेस है ये कान की संवेदना के ऊपर भी निर्भर करता है, और आवाज़ का ज़्यादा आना या कम आना वो लाउडनेस प्रबलता पर असर करता है। ये प्रबलता का गुण होता है। जैसे ये हमने यहाँ पर यूं देखा था, यूं, तो ये दोस्तों क्या बताया था हमने, माध्यम का अधिकतम विक्षोभ, ये आयाम बताया था हमने, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उसकी प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मैं थोड़ा मुंह खोलकर बोलता हूँ तो आपको कम, उसकी प्रबलता कम सुनाई देगी, कुछ तीखी आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। लेकिन मैं बड़ा मुंह फाड़कर बोलता हूँ तो क्या होता है दोस्तों, उसकी प्रबलता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर जो विक्षोभन होता है माध्यम का वो अधिकतम होता है। इसी कारण इसे क्या होता है दोस्तों, लाउडनेस में प्रबलता ज़्यादा होती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन देखा दोस्तों, सेम उसी तरीके से होता है। जैसे हम कोई भी एक माध्यम ले लिया, उसके अंदर आपतित किरण अभिलंब से, ये हमने अभिलंब देख लिया, और परावर्तित किरण ये आई है, कोण आई, और ये कोण आर है। तो ये हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब से उसके दोनों कोण समान होंगे, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होंगे। यही रूल हमारा क्या दोस्तों ध्वनि के परावर्तन में भी काम करता है। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे एक दीवार ले ले, यूं हमने एक दीवार ले ली, ये दीवार है। अब क्या है, यहाँ पर मेज रख दिया, ये एक पाइप इधर लगा दिया, एक पाइप इधर लगा दिया। यहाँ से हम ध्वनि को बोलते हैं, मतलब यहाँ पर स्पीकर लगा लिया, स्पीकर, और यहाँ पर हम सुन रहे हैं, यहाँ पर श्रोता है, यहाँ पर वो हम वहाँ पर सुन रहे हैं। ये हमारे पाइप हैं दो। तो इन पाइपों को ऐसे करना है, इनको आपस में ऐसे यहाँ पर संयोजित करना है कि हमें जो ध्वनि की साउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे और एकदम साफ सुनाई दे। तो यहाँ से ऐसा विलंब बनेगा, यूं टकरा कर ये यूं आ जाएगी, जिससे इसका पूर्ण परावर्तन हो रहा, जिससे पूर्ण परावर्तित हो रही होगी, जिससे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा साउंड सुनाई देगा। वही क्या होता है दोस्तों, परावर्तन होता है ध्वनि तरंग का। तो ये ऐसा उदाहरण है जो हमारे 9th और 10th की बुक में दिया हुआ है। ध्वनि का परावर्तन आपको अगर प्रकाश का परावर्तन है तो आता है, तो वो सेम है। यह मैंने बता दिया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होंगे। उसी के बाद हमारा आता है रिवर्बरेशन, अनुरणन, मतलब ध्वनि का बार बार परावर्तन होना, ध्वनि का बार बार परावर्तन होना। ध्वनि का बार बार परावर्तन होना ही अनुरणन कहलाता है दोस्तों। जैसे हम कोई हॉल है, उसके दीवारों से क्या होता है दोस्तों, ध्वनि बार बार परावर्तित होती है और उस हॉल के अंदर कुछ ज़्यादा समय के लिए बनी रहती है, क्योंकि परावर्तित होकर वो ध्वनि वहाँ पर कुछ ज़्यादा समय के लिए बनी रहेगी, क्योंकि ध्वनि बाहर परावर्तित होकर जाएगी नहीं, वो फिर से टकराएगी और वहाँ पर हॉल में कुछ ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। उसे ही ध्वनि का थोड़ा स्थायित्व है वो बढ़ जाता है, मतलब ध्वनि वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देर ठहरती है। वही रिवर्बरेशन यानी अनुरणन कहलाता है हमारी ध्वनि का। तो रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ये सब हो गया। अब हम देखते हैं 6 नंबर पर हमारे सामने एक और आ जाता है मल्टीपल
रिफ्लेक्शन, यानी बहुल परावर्तन। दोस्तों बहुल परावर्तन के कारण क्या होता है कि एक जो वस्तु स्थान है वहाँ पर बार बार परावर्तन होता है। जैसे हम बांसुरी ले लेते हैं, शहनाई ले लेते हैं, इसके अंदर यूँ यहाँ से हवा फूंकते हैं तो कंपन यहाँ पर बार बार परावर्तित होकर जो प्रबल साउंड उत्पन्न करके बाहर निकलते हैं, वही हमारा क्या होता है, बहुल परावर्तन होता है। मतलब किसी स्थान पर परावर्तन एक से अधिक बार हो रहे हैं तो वही बहुल परावर्तन कहलाएगा। जैसे ये जैसे शहनाई बजाते हैं, कुछ भी हम साउंड गिटार बजाते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, हम मतलब हमारा बहुल परावर्तन का ही उदाहरण होता है। या फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे जो होल होते हैं कॉन्फ्रेंस के, उसकी जो छात होती है वो वर्गाकार पाई जाती है यूँ। तो यहाँ से अगर कोई साउंड है, श्रोता है, यहाँ पर कोई साउंड है मतलब प्रेक्षक है और यहाँ पर श्रोता बैठे हैं, तो यहाँ से यूँ साउंड जाएगी तो वो यूँ वापस आएगी। जैसे यहाँ पर यूँ गई और वो यूँ आ गई, यूँ गई, यूँ आ गई, यूँ गई, यूँ आ गई। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो साउंड है वो पूरे हॉल में फैल जाती है। ये जो साउंड है वो यहाँ पर पूरे हॉल में फैल गई, इसलिए सभी को एक समान सुनाई दे, इसलिए उसकी जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसकी जो दीवारें हैं, जो छत है, वो वर्गाकार बनाई जाती है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो आप समझ गए होंगे। अब क्या है कि दोस्तों हम लेंगे आवृत्ति के हिसाब से, मतलब आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो साउंड है वो कितने प्रकार से बांटी गई है, वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों आवृत्ति के आधार पर तरंगों, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का विभाजन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर जो साउंड वेव होती हैं वो उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है दोस्तों इंफ्रासाउंड, यानी अपश्रव्य। 2 नंबर पर आता है हमारा ऑडिबल, यानी श्रव्य। और 3 नंबर पर आता है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा से चालू होगा दोस्तों, यानी कि पराश्रव्य। तो दोस्तों ये हमारी आवृत्ति के हिसाब से क्या होती हैं, साउंड होती हैं। तो वो 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है इंफ्रासोनिक, एक होती है श्रव्य यानी ऑडिबल, और एक होती है अल्ट्रासाउंड यानी प्राश्रव्य। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं जो आवृत्ति होती है हमारी, जो प्राश्रव्य तरंगें की होती हैं, अपश्रव्य की तरंगें होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, वो होती हैं 0 से लेकर 20 हर्ट्ज। दूसरी ऑडियोबल साउंड जो हमें सुनाई देती है, मैं बोल रहा हूँ आपको सुन रहा, वो होती है हमारी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। और जो हमारी अल्ट्रासाउंड होती हैं वो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जितनी भी साउंड होती हैं वो हमारी प्राश्रव्य तरंगों के रूप में आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी इंफ्रासाउंड होती हैं, ये जैसे बाढ़ है, भूकंप है, बाढ़, भूकंप या ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उससे पहले जो साउंड हमें उत्पन्न होती है वो होती है हमारी इंफ्रासाउंड, जिससे कि वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि बाढ़ भूकंप आने वाला है। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसे हम नहीं सुन पाते, हमारे जो कान होते हैं वो इन्हें नहीं सुन पाते, जिसे हम अपश्रव्य कहते हैं। ये बाढ़, भूकंप आदि से उत्पन्न होने वाली तरंगें होती हैं। इसे क्या होता है, कुछ हाथी, कुछ कुत्ते, कुछ बिल्लियाँ,
कुछ जानवर होते हैं जो सुनाई दे पाते हैं, जैसे पराश्रव्य तरंगे होती हैं, वो भी कुछ जानवर हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं सुन सकते। हम जिन तरंगों को सुन सकते हैं वो होती हैं ऑडियोबल, मतलब जो ऑडियोबल साउंड होती हैं यानी श्रव्य तरंगे होती हैं जिसे हम सुन सकते हैं, वो कौन सी होती हैं दोस्तों? वो होती हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज आपको बताया दोस्तों, मैंने बताया है आवृत्ति का मात्रक होता है। और तीसरी होती है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करता है, पराश्रव्य तरंगे हमारे शरीर के अंदर छोड़ता है, जिससे कि हमारे अंदर क्या है, कुछ कमी है, वो उसके अंदर एक डायग्राम के माध्यम से डिजिटल रूप में निकाल देता है। तो इसे सबसे ज़्यादा डॉक्टर, या फिर जैसे कंट्रैक्शन है, कोई हमने बिम बना दिया, उसके अंदर कुछ खामी तो नहीं रह गई अंदर की तरफ, तो वो भी अल्ट्रासाउंड किरणें छोड़कर उसे हम देख सकते हैं। और तो सबसे ज़्यादा इसे डॉक्टर यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड किरणों को। या फिर कुछ जानवर होते हैं जो अल्ट्रासाउंड किरणें, जैसे चमगादड़ है, वो अल्ट्रासाउंड किरणें छोड़ता है, जिसे वो टकराकर उसके पास आती हैं तो वो देख लेता है कि दूरी कितनी है। तो अल्ट्रासाउंड किरणें, इसका मेन जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है दोस्तों कि जो ऑडियोबल साउंड होती हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती हैं। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन इसे आवृत्ति के हिसाब से यहाँ से बनेगा, तो हम इसे यहाँ से पढ़ लेंगे और पूरे को याद कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ आगे चलेंगे, जैसे सोनार है, जो हमारा रेडार है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में अब हम देखते हैं। जैसे दोस्तों अब हम देखते हैं सोनार। सोनार क्या होता है दोस्तों? एक उपकरण होता है जो कि समुद्र तल के अंदर, जो जहाज पता लगाते हैं कि समुद्र तल कितना गहरा है या समुद्र तल में कोई वस्तु तो नहीं है, उसका पता कौन लगाते हैं? हमारे जहाज, जिसमें सोनार, जिसे हम ऐसे यहाँ पर लेते हैं साउंड, ये एन से लेंगे नेविगेशन, आर से लेंगे हम रिंगिंग, तो साउंड, नेविगेशन, रिंगिंग, इसकी सोनार की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। ये जैसे कोई जहाज है, ये समुद्र तल है, ये कोई जहाज है, ये समुद्र का यहाँ पर तल हो गया, ये पानी है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि कुछ तरंगों का श्रवण किया जाता है जो कि यहाँ पर टकराकर वापस चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये पता लगाया जाता है कि जो ध्वनि तरंग है वो कितनी देर में नीचे गई है और कितनी स्पीड से ऊपर आई है, जिससे कि यह पता चल जाता है समुद्र तल की गहराई कितनी है। तो यहाँ पर कुछ ध्वनि तरंगों को प्रेक्षित करते हैं, तो यहाँ पर प्रेक्षित कर सकते हैं, तो उसे v वेग से प्रेक्षित करते हैं, और माना वो d दूरी तक गई है और t टोटल टाइम लगा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि d, हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ती है कि समुद्र तल की गहराई कितनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे d कितनी बार, एक बार आया और एक बार गया, तो 2d हो गया। फिर हम देखते हैं वेग, एक किसी वेग से छोड़ी गई है, तो v, और कितने समय के लिए, t टाइम के लिए, यानी t टाइम के लिए इसे यहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। जैसे अभी हम इसके अंदर मांग लें कि यहाँ पर 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ध्वनि की तरंग को छोड़ा गया है, और यहाँ पर जो इसका जो टाइम लगा है वो लगा है दोस्तों 1 मिनट। तो अब हमें समुद्र तल की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम 2d बराबर क्या करेंगे दोस्तों, 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से छोड़ी गई है कोई चीज़, ध्वनि की तरंग, और उसे क्या है कि दोस्तों 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में वो ध्वनि की तरंग है वो वापस आई है। तो अब हमें दूरी ज्ञात करना है, तो 2d बराबर हो जाएगा हमारा 3000, और d बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1500। तो ये कितनी है दूरी दोस्तों, 1500 मीटर की दूरी है। वो जहाज से समुद्र तल की गहराई कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 1500 मीटर। तो ये तो था हमारा दोस्तों सोनार, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। अब हम देखते हैं दोस्तों रेडियो तरंगे, सॉरी दोस्तों, अब हम देखते हैं रेडार। जो हमारा रेडार होता है, रेडार सिस्टम, जो हम डिफेंस सिस्टम के अंदर काम लेते हैं एक दुश्मन की जो जहाज का पता लगाने के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि दोस्तों रेडियो तरंगे हैं वो प्रेक्षित की जाती हैं। इसके अंदर रेडियो तरंगे, जो ट्रांसमीटर होता है दोस्तों, उसके द्वारा रेडियो तरंगे संचरित की जाती हैं, और जो हमारा रिसीवर होता है उससे ये रेडियो तरंगे वापस आ जाती हैं।
तो इस रेडियो तरंगों की जो आपको स्पीड है वो दोस्तों 1,86,999 मील प्रति सेकंड होती है। देखिएगा दोस्तों कितनी ज़्यादा स्पीड है, मतलब एक रेडियो तरंग है उसकी स्पीड 1,86,999 मील प्रति सेकंड होती है। देखिएगा ये कितनी ज़्यादा होती है। और अगर एक माइक्रो सेकंड कितना होता है दोस्तों, जो एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है दोस्तों एक माइक्रो सेकंड। मतलब ये एक माइक्रो सेकंड में 64 गज की दूरी तय कर लेती है। जो रेडियो तरंगे होती हैं वो 64 गज की दूरी तय कर लेती हैं एक माइक्रो सेकंड। एक माइक्रो सेकंड होता है एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, और ये ही 19.75 माइक्रो सेकंड आप समझ जाना दोस्तों, माइक्रो सेकंड है में 1 मील की दूरी तय कर लेती है। तो जो हमारी जो रेडियो तरंगे होती हैं वो 1 मील की दूरी कितने 9.5 सेकंड के अंदर तय कर लेती हैं। मतलब चांद की यहाँ पर चांद से आने और जाने में जो दूरी होती है दोस्तों वो 4,59,999 मीटर है, सॉरी दोस्तों मील है। और इसको तय करने में कितना टाइम लगेगा, इसको तय करने में 1 सेकंड में कितना जाता है 1,86,999, तो लगभग 2.4 सेकंड दोस्तों। 2.4 सेकंड में रेडियो तरंगे हैं जो हमारे रेडार से दागी जाती हैं, छोड़ी जाती हैं, और 2.4 सेकंड में आकर आपको ये बता देंगी चांद के ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो देखिएगा कितना हैवी सिस्टम होता है दोस्तों। और इसके अंदर क्या है कि धूप छाया बादल कोहरा किसी का भी असर नहीं पड़ता है। ये निर्वात में भी चलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण होती है दोस्तों, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये हम अलग से सेपरेट पढ़ेंगे। जो हमारा जो नॉन मैकेनिकल वेव है उसके अंदर ये प्रासरवित ये जो तरंगे होती हैं दोस्तों, जैसे अवरक्त तरंगे, जैसे पैरामैग्नेटिक तरंगे, जैसे दृश्य प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे, ये सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये देखेगा जो तरंग की स्पीड है वो 1,86,999 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर से ये रेडियो तरंगे दागी छोड़ी जाती हैं और जो रिसीवर इसे ग्रहण करता है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के द्वारा क्या है दोस्तों, उस चीज़ का जो सामने जिससे टकरा कर आई है उससे ये एक प्रतिबिंब बना लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ है। और इसमें जो इसकी जो गलती होने की क्षमता है वो बिल्कुल न के बराबर है दोस्तों। तो तब भी अगर दुश्मन देश कोई मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ेगा तो देखिएगा उसकी इतनी मील दूरी होगी तो होगी नहीं हमारी, तो 1 सेकंड में हमें पता लग जाता है कि दुश्मन देश ने कौन सी जो मिसाइल है वो हमारे ऊपर दागी है। तो हम उसके एंटी मिसाइल क्या करेंगे, उसके ऊपर उल्टी दाग देंगे और उसी के देश में ख़त्म कर देंगे। तो इसी के लिए 1 सेकंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब भी दुश्मन कोई मिसाइल छोड़ता है तो उसको हम एंटी मिसाइल छोड़कर उसे ख़त्म कर देते हैं। तो रडार से बचने वाली मिसाइल होंगे तभी एक एंटी टैंक मिसाइल जैसे एंटी मिसाइल है उससे हम बच सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों रडार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यही क्या होता है, मेन रडार के अंदर रेडियो तरंगे होती हैं और जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद है दोस्तों ये रेडियो तरंगे भी हो गई। अब हम क्या है इको को समझेंगे, यानी कि प्रतिध्वनि क्या होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों इको, जिसे हम कहेंगे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई साउंड है वो हमें एक दीवार से परावर्तित होकर कितनी देर बाद सुनाई देती है, मतलब कैसे सुनाई देती है, तो वही हमारी प्रतिध्वनि होती है। जैसे एक दीवार है दोस्तों, वहाँ पर टकराकर जो आवाज़ हमें दोबारा हमारे कानों में आती है वही हमारी प्रतिध्वनि होती है। तो दोस्तों प्रतिध्वनि जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। प्रतिध्वनि के अंदर क्या होता है, कोई भी साउंड है हमारे कान में, उसे सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का टाइम चाहिए तो चाहिए। मतलब उसके बाद ही हम दूसरी आवाज़ को सुन पाते हैं। अगर उसी 0.1 सेकंड में 3-4 आवाज़ सुनाई देंगी तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम हमारे कान को 0.1 सेकंड का टाइम चाहिए कोई भी आवाज़ को सुनने के लिए।
तो प्रतिध्वनि क्या होता है दोस्तों, यहाँ से मैंने बोला और वो दीवार से टकराकर वापस मेरे कान में आई, तो वो प्रतिध्वनि होती है। तो उसके सुनने के लिए हमें कम से कम 0.1 सेकंड चाहिए। तो 0.1 सेकंड के लिए हमें क्या है कि दीवार से कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा ताकि हमारा 0.1 सेकंड टाइम लग जाए। तो उसी को हम अब देखते हैं कैलकुलेट करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक बार हमारी आवाज़ ध्वनि की आवाज़ वहाँ पर जाएगी और फिर वापस आएगी, तो दूरी हो जाएगी हमारी 2 बार, तो 2D, और कितने वेग से आवाज़ गई है और कितना टाइम लगा है, यही हमारा फॉर्मूला होगा। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो ध्वनि की स्पीड होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 डिग्री होती है, क्योंकि इसके ऊपर ताप का असर पड़ता है दोस्तों ध्वनि के ऊपर। तो अगर 332 होती है, जैसे मैं नॉर्मल तापमान पर मानूँ तो मतलब 350 मीटर प्रति सेकंड है, यानी क्या होता है दोस्तों, 30 से 35 डिग्री तापमान के ऊपर ध्वनि की चाल इतनी ही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, 2D बरोबर क्या करेंगे, V कितना हमारा 350 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना हमारा T 0.1 सेकंड, क्योंकि 0.1 सेकंड में ही हमारे कान दूसरी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो इसे हम 2D बरोबर 0.1 से डिनोट मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 35, और D बरोबर होगा 17.5 मीटर। तो अगर हमें प्रतिध्वनि सुननी है तो हमें जो दीवार है उससे कम जहाँ से टकराकर, जिस माध्यम से टकराकर ध्वनि वापस आ रही है, उससे 17.5 मीटर यानी 17.5 मीटर दूरी पर खड़ा होना जरूरी होगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका हमारा इकोसिस्टम यानी प्रतिध्वनि। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों मेक नंबर। जैसे मेक नंबर, मेक क्या होता है, तो दोस्तों मेक जैसे हम बोलते हैं 1 मेक, 2 मेक, 3 मेक। तो जैसे हमें पता है कि ध्वनि की चाल होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर होती है हमारी लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यही दोस्तों मेक होती है। जैसे अगर इस स्पीड पर कोई भी वस्तु चलती है, जैसे हम बोल देते हैं हमारी मिसाइल वो 1 मेक है, 2 मेक है, 3 मेक है, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे 332 की स्पीड, जैसे किसी मिसाइल की स्पीड 332 है मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 332 मीटर चल रही है, या फिर 1 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों 664 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसकी स्पीड जो ध्वनि की स्पीड होती है वो उसी की स्पीड को 1 मेक कहते हैं, इसे हम 1 मेक कहेंगे। और ये जैसे 2 गुनी है उसे, तो इसे 2 मेक, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जितनी स्पीड होती है, अगर कोई वस्तु उसी स्पीड से चले तो उसे हम मेक नंबर या मेक कहते हैं, इसी को हम मेक कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे भी इरेज कर लेते हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। उसके अलावा दोस्तों ध्वनि के अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे ध्वनि के प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, जैसे टेम्परेचर है दोस्तों, प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तापमान। तापमान दोस्तों इसे हम टेम्परेचर से डिनोट करते हैं। तापमान है दोस्तों वो ध्वनि को प्रभावित करता है या नहीं करता, वो आपसे पूछा जाएगा। तो तापमान हमेशा ध्वनि को प्रभावित करता है दोस्तों। तापमान में क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 332 के लगभग, 332 मीटर प्रति सेकंड। या कोई कोई बुक के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसे 330 मीटर भी दे रखा होता है, लेकिन ये 332 होती है दोस्तों। अब क्या होता है, जैसे जैसे दोस्तों तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की स्पीड बढ़ती है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो क्या होगा दोस्तों, 0.61 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जैसे 332 है, जैसे 30 डिग्री, अब हमारे यहाँ पर 30 डिग्री तापमान हो गया, पहले हम ले लेते हैं 10 डिग्री, 10 डिग्री तापमान हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। आप 0.61 पढ़ते हैं तो लगभग 6 बढ़ जाएगी, तो ये 338 हो जाएगी। अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पर बोले तो 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, 30 को 61 से हम मल्टीपल कर देंगे, 0.61 से, तो 6 18 लगभग 18 डिग्री तापमान और बढ़ जाएगा।
18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड और बढ़ जाएगी दोस्तों। तो 30 डिग्री पर क्या होगा, 32 और 18 50, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर क्या होगा लगभग दोस्तों 350 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड हमारी दौड़ने की वो हो जाती है। तो इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो एक तो हो गया हमारा तापमान का प्रभाव क्या है, दौड़ने की स्पीड के ऊपर पड़ता है दोस्तों। दूसरा हमारे सामने हो जाएगा दोस्तों घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी। तो दोस्तों घनत्व क्या होता है, जैसे जैसे मतलब कि घनत्व बढ़ता है, जैसे घनत्व बढ़ा तो अब क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ध्वनि की चाल वो कम होती चली जाएगी, ध्वनि की चाल कम, घनत्व ज्यादा ध्वनि की चाल कम, घनत्व कम, घनत्व कम ध्वनि की चाल ज्यादा। जैसे घनत्व कम होता है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे अब मई का मौसम चल रहा है तो क्या होता है दोस्तों, हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, आर्द्रता हो गई। अगर आर्द्रता फैल जाती है तो दोस्तों क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम हो जाता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या होता है कि जैसे ही हम देखते हैं जब बारिश का मौसम होता है तो हम कुछ बोलते हैं तो वो ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, वो इसी कारण सुनाई देता है कि इसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का, और इसी के कारण ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाती है। और इसी प्रकार जैसे तापमान है, रेगिस्तान में हम कुछ बोलते हैं तो वो ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, वो इसलिए कि वहां का तापमान ज्यादा होता है, तो तापमान का असर भी ध्वनि की चाल के ऊपर पड़ता है। तो मेन आपको ये दो भी पूछे जाएंगे, दाब का भी पूछ लिया जाता है कि दाब का ध्वनि के ऊपर क्या असर पड़ता है, ध्वनि की चाल के ऊपर तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, कितने भी एटमॉस्फेयर का दाब लगा लो, कितना भी दाब लगा लो, दाब का ध्वनि के ऊपर असर नहीं पड़ता। तो इन तीन चीजों के अंदर से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन परीक्षा के अंदर कि तापमान का क्या असर पड़ता है, घनत्व का क्या असर पड़ता है, और दाब का क्या असर पड़ता है। तो इस तीनों का पूछा जाएगा। इस तीनों का आपको पता लग ही गया है कि इन तीनों में से घनत्व और तापमान का तो असर पड़ता है ध्वनि चाल पर, दाब का कोई असर पड़ता नहीं है। तो ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से भी अब आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहे, नहीं के बराबर रहेंगे। एक दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ये डॉपलर का प्रभाव पूछ लिया जाता है। तो डॉपलर का प्रभाव आप क्या है कि बचपन से लेकर पढ़ रहे हैं, 8वीं 9वीं क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होता है। जैसे कोई हॉर्न है, गाड़ी वो बजाते हैं, हमारे सामने नजदीक आ रही तो हमें ध्वनि है वो ज्यादा सुनाई देती है, और दूर जा रही है तो हमें कम सुनाई देती हुई प्रतीत होती है। यही डॉपलर का प्रभाव है। तो इसे यहाँ पर समझाने का कोई वो नहीं है, डायग्राम के माध्यम से जैसे यहाँ पे गाड़ी है वो दूर जा रही है, कम से आवाज आ रही है हॉर्न की, तो ये दोस्तों डॉपलर का प्रभाव भी हमारे यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों इस जो लगभग है वो क्लियर हो गया है। अब आपका साउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुश्किल ही बाहर आएगा, इससे बाहर यहाँ पर क्वेश्चन आना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 9th और 10th का लेवल पूछा जाता है लगभग एग्जाम में। तो ये 9th 10th और का जो लेवल है वो यहीं तक होता है दोस्तों, और वो मैंने आप सबको बता दिया है, उससे ऊपर ही बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। एक वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कम से कम बताने के लिए शॉर्ट से एक डाटा को लिया जाता है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, इकट्ठा एक जगह डाटा मिल जाए। ये जो भी पढ़ाया गया है दोस्तों वो 9th और 10th की बुक से पढ़ाया गया है। अगर आपको रिवीजन करना है तो किसी गाइड के भरोसे मत रहे, 9th और 10th की बुक ले लीजिए दोस्तों, उसी के अंदर इसका रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट मिले और परीक्षा में यही पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।